Hello everyone, welcome back to G10 classes. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर जो स्टार्ट किया था, पार्ट 1 वीडियो जिसकी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अगर आपको मैग्नेटिज्म अच्छे से समझ में आए, ये आप चाहते हैं कि मैग्नेटिज्म यूनिट आपकी पूरी क्लियर हो, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एकदम सट्टे से तुरंत क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, तो आप लाइन बाय लाइन चलिएगा हमारे साथ। 10 से 15 दिन में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट, पूरी यूनिट कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो पार्ट 2 वीडियो को कवर करने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आइएगा, तो आपको मतलब एक चीजें समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो अगर हम लोग एक फ्लैशबैक में चलें, तो फ्लैशबैक में हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में देखा था। पहले तो हम लोगों ने देखा बेसिकली मैग्नेटिज्म यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, हर चैप्टर में क्या क्या चीजें होंगी, वो सबको हटाते हैं। मेन टॉपिक पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बायोट सेवर्ट लॉ कि किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देखा था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी तक जो आपकी नॉलेज होगी क्लास 10 के बेसिस पे, वो क्या होगी कि मैग्नेट होता है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में एंटर करती है, दैट इज इट। इसके अलावा आपके पास ये नॉलेज नहीं हो सकता है, हो सकता है हो भी, कि करंट कैरिंग वायर है वो भी एक मैग्नेट, उसके जी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिस फील्ड के अंदर अंदर अगर कोई और चीज आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर ही चलती हैं। तो अब उसी वीडियो को, मतलब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 3 प्रूफ देखेंगे, अलॉन्ग विद दैट उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, प्रूफ क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सा करंट कैरिंग वायर है, तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट कैरिंग लूप है, तो उसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट कैरिंग लूप है तो उससे एक्सेस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब इस सारी चीजों के पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली। तो और जो प्रूफ भी आता है, इसके प्रूफ मतलब ये स्ट्रेट कंडक्टर का प्रूफ आने के तो चांसेस काफी ज्यादा है। तो जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ को हम लोग यूज करेंगे और फिर प्रूफ करेंगे। एकदम आप लोग साथ साथ करिएगा, अगर आप अभी हमारे साथ साथ करते जाएंगे और एक बार खुद से कर लेंगे, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लेके चलते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, चलिए स्ट्रेट नहीं लेते हैं, अगर हम लोग स्ट्रेट ना भी लें तो भी चल जाएगा काम। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैरिंग करंट आई इन इट। ठीक है, इससे यहाँ पे एक पी पॉइंट है, जिससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए। अब पी पॉइंट पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको नहीं ना हमारे पास ओर है ना हमारे पास शोर है, ना पता है कि वायर कहाँ पे खत्म हो रहा है ना वायर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट काटेंगे। ये करंट कैरिंग एलिमेंट काटेंगे ए बी, जिसकी लेंथ होगी डी एल वेक्टर। ठीक है, ये बहुत बहुत छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट होगा। बहुत छोटे से होने का क्या फायदा होगा कि आप इसके दोनों पॉइंट्स को पी से मिला दीजिए, दोनों एंड्स को आप पी पॉइंट से मिलाइए। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट बहुत छोटा है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगी, मतलब ये जो पीबी लेंथ होगी वो पीए के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट काफी पास में है। तो ये पॉइंट आप लोग ले लीजिए आर। ठीक है, ये पॉइंट आपने ले लिया आर। अब क्या करना है हमको कि जो वायर का एंड था, वो वायर का एंड आप यहाँ पे मिला लीजिए। वायर का एंड कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई ले लेते हैं, सब कुछ मिला दिया। अब हमारे पास, हमको पता है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग होती है वो क्या होती है, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। बात आती है कि जो थीटा एंगल है वो क्या होगा। तो थीटा एंगल अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो थीटा एंगल हमारा डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में होता था डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग मान लें कि ये एंगल थीटा है, मान लीजिए,
सिंस आप लिखते जाइएगा साथ साथ, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से हम लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की वजह से। जाहिर सी बात है, इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि थीटा एंगल भी वेरिएबल है और डीएल तो वेरिएबल है ही है, तो कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन करने के बाद एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। फाइन। अब लिखिए आप लोग मेरे साथ साथ कि सिंस AB इज वेरी स्मॉल, अगर AB लेंथ बहुत छोटी है तो एंगल, ये कुछ भी m ले लीजिए, एंगल PBM जो है वो एंगल PAM के बराबर होगा। जो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बन रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, वो मेरी ड्राइंग खराब है इस वजह से। अब आप लोग क्या करिए कि BN से ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर, B से ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि वो यहाँ पे एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। डायग्राम क्लियर है? अब आप लोग लीजिए इन ट्रायंगल ANB। अच्छा, और चीजें भी देख लेते हैं कि अब ये जो AB है, ठीक, AB उस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है? कुछ बना रहा है एंगल D5। इतना एंगल बना रहा है, D5 एंगल बना रहा है। अब ये D5 एंगल कहां से कहां तक वैरी करेगा? नीचे की डायरेक्शन में देखा जाए तो पूरा ये यहां से लेके नीचे तक आएगा, और ऊपर की डायरेक्शन में देखा जाए तो वो यहां से लेके पूरा ऊपर तक जाएगा। अब अगर हम इसी एंगल को लिख लें कि ये एंगल जो D5 एंगल है वो कितना वैरी करेगा, तो वो वैरी करेगा यहां से लेके पूरा, मतलब ये पूरा एंगल जो है PMX, ये कितना एंगल है आपका? D5 डी क्यों लेंगे, खैर पूरा एंगल है, आप इसको ले लीजिए 5 ठीक है। और अगर उल्टे डायरेक्शन में देखा जाए यहां से, इस लाइन से, मतलब ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन से क्यों देख रहे हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग अब उसके बाद सब कुछ ए के टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि हर पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस आएगा, पर जब अगर आपके पास पॉइंट है तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही निकलेगा। ये 5 एंगल हो गया, ये 5 एंगल हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये एंगल, अच्छा चलिए इतना ठीक है। ट्रायंगल ANB में देखिए, ANB में हम लोग क्या लिख सकते हैं? BN विच इज परपेंडिकुलर अपॉन में ये DL हाइपोटेन्यूज है, AN नहीं, BN अपॉन में DL इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, फाइन। अब ट्रायंगल आप लोग लीजिए BNP, इन ट्रायंगल BNP ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, वहां पे भी सेम चीज लगाएंगे। BN अपॉन में BP क्या आएगा? D5 आएगा कुछ इस तरह से, मतलब BN अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी है? हाइपोटेन्यूज, R इज इक्वल्स टू साइन D5। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या है कि BN अपॉन R इज इक्वल्स टू साइन D5 हुआ। D5 एंगल जो है वो काफी छोटा है, तो आप लोग लिखेंगे क्या कि सिंस D5 इज वेरी स्मॉल, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट काटा है तो छोटा सा ही एंगल वो बना रहा होगा उस पॉइंट पे, साइन D5 इज इक्विवेलेंट टू D5 होगा। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हम लोग को क्या मिलेगा? BN को इक्वेट कर दे, DL साइन थीटा इज इक्वल्स टू R D5। इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। DL साइन थीटा को हम लोग DL साइन थीटा की वैल्यू यहां से यहां सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सब्सटीट्यूटिंग, मतलब ये मैं ओरली बोल रही हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ DL साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 to equation number 1, we get dB is equals to mu naught upon 4 pi I upon R square, और DL की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे? R D5 लिखेंगे। एक R से एक R कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R D5। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या चीजें और वेरिएबल है, मतलब अभी देखिए आपका R भी वेरिएबल है और आपका जो D5 है वो भी वेरिएबल है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये एंगल जो है ये फाई ले लेते हैं,
कौन सा एंगल? एम पी बी, एम पी बी फाइव ले लेते हैं। तो फिर क्या आर भी वेरिएबल है, फाइव भी वेरिएबल है, तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहां से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि ए बेस है अपॉन में आर, ये लिख सकते हैं ए अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट कॉस फाइव। यहां से आपका आर आ जाएगा। खैर हम लोगों को आर ही चेंज करना है, तो ए अपॉन आर इज इक्वल्स टू कॉस फाइव आपका आ गया। तो अब यहां से क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ए अपॉन कॉस फाइव, ए अपॉन कॉस फाइव कर सकते हैं। वहां पे आर की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो डीबी क्या आ जाएगा आपका? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस फाइव, ए ऊपर चला जाएगा, सॉरी ए नीचे रहेगा, कॉस फाइव ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, अब जो डीबी की इक्वेशन बनी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल है? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाई वेरिएबल है, और साथ ही साथ डी फाइव भी आ गया है। तो इंटीग्रेट करना पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ए जो है वो तो कांस्टेंट है भैया, करंट जो है आई है वो भी कांस्टेंट है, कहीं पे भी लीजिए करंट उतना ही होगा, और जो ए है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वायर, वो भी कांस्टेंट होगा। ये वायर थोड़ा मुड़ा मुड़ा बना दिया है, आप लोग स्ट्रेट वायर लेके भी बना सकते हैं। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीबी होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीबी जो होगा, वहां पे जो लिमिट किसकी रखी जाएगी? फाई के टर्म्स में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिमिट भी रखी जाएगी आपकी फाई की। अब अगर आप फाई की लिमिट रखेंगे तो क्या रखेंगे? फाई की लिमिट जो हम लोगों ने मैथ्स में भी देखा है, और एक ये रूल होता है कि जो करंट हो, सॉरी, जो एंगल होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो जो आपका एंगल है वो कैसे रखा जाएगा, मतलब किस तरह से रखा जाए कि पहले तो एंगल कैसे, एक डायरेक्शन में फाइव टू है और दूसरे डायरेक्शन में फाइव वन है, तो एंगल आप लोग रख लीजिए माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन तक वैरी कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा, -5 2 से +5, मतलब जैसा कि मैंने बोला कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, आप वो भी ले सकते हैं, बट उस केस में क्या होगा कि ये ऊपर और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा रखना ही रखना है, बस आपको साइन के साथ अगर आप रख रहे हैं तो ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सी लोअर लिमिट होगी और कौन सी अपर लिमिट होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मुझे कुछ चीजें इरेज करनी पड़ेगी, इसको इरेज नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोग अगर यहीं पे चलिए, ठीक है, यहाँ पे करें आप डीबी को इंटीग्रेट करें, डी कितना आएगा आपका टोटल? कांस्टेंट चीजें बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए बाहर आ गया, कॉस फाइव का इंटीग्रेशन माइनस साइन फाइव आएगा, कहां से कहां तक? -5 2 से 5 1 तक। अब यहाँ पे आप लिमिट रख लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, रख लीजिए। अब देखिए दिक्कत क्या आई, मैंने जो आपको बोला था कि आपको साइन के साथ काम करना है, दिक्कत ये आई कि जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट में आएगा -sin5 1, -sin5 1, माइनस लेने का क्या मतलब है? जब हमको डायरेक्शन अपने से बताना है तो आप लोग क्या करिए, वही चीज जो हम लोग कन्वेंशन लेके चलते थे कि आप लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हैं। ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, वैसे भी लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस खुद का कन्वेंशन बताना होगा कि नेगेटिव आ रही है तो इनटू द प्लेन है कि आउटवर्ड है। ठीक है, और ये चीज अगर लेके चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रखिए आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, यह आ जाएगा आपका sin5 1 प्लस साइन माइनस माइनस प्लस sin5 2, ये आएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P करंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर कैरिंग करंट I, और जो उसके एंड पॉइंट्स है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं? उस पॉइंट पे एक फाइव 1 और एक फाइव 2 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि जैसे कि बोला था कि स्ट्रेट कंडक्टर और लेंथ हमें डिफाइन नहीं थी, तो जो आंसर आ गया वो लेंथ के टर्म्स में आया ही नहीं। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपने निकालना प्रीवियस वीडियो में देखा ही था, राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे कि जो थंब है वो आपका करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, सारी फिंगर्स जो है वो पॉइंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी,
और फिर आप वायर को ऐसे पकड़ेंगे, उंगलियां आपकी जिस भी डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, उंगलियां किधर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। इतना प्रूफ आपको क्लियर है? अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या नीचे वेबसाइट जो दी गई है उस पे हमारा क्वेरी बॉक्स है, आप उस पे भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं। इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फॉर्मूले को एनालाइज एज एन कि अभी क्या है। अच्छा चलिए देखते हैं फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आप एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि सर्कुलर लूप और स्ट्रेट वायर सबको कंबाइन करके होता है यूज में, पर हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला आपका आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए। ए क्या है, सेंटर से नहीं, किसी वो वायर से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये याद रखिएगा, किसी किसी बुक से में देखेंगे आप तो वहां पे कॉस लेगा एंगल में। कॉस कब लेता है, जब आप एंगल जो है वो यहाँ पे लेते हैं, मतलब ये पॉइंट था आपका, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं तब कॉस थीटा प्लस कॉस, जो भी एंगल ले रहे हैं मतलब अल्फा बीटा है, तब कॉस आएगा। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं, जैसे कि मैंने लिया है फाई वन फाई टू, पॉइंट पे बनने वाला एंगल लिया है तो साइन का टर्म आएगा, और एंड पे बनने वाला टर्म लिया है तो कॉस का टर्म आएगा। अब बात आती है कि इन केस वायर इज इनफाइनाइट, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब वायर आपका जो है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है इसका मतलब है कि आप बता ही नहीं सकते कि सेंटर पे क्या एंगल बन रहा होगा, तो उस केस में बोला जाता है कि फाई वन जो है वो फाई टू के बराबर होगा, और वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, साइन 90 1, साइन दूसरा 90 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे दिया रहता है कि वायर जो है वो आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, तो ये हो गया केस वन। केस टू में क्या बोलता है कि वायर जो है वो सेमी इनफाइनाइट है, बता रही हूँ उसका मतलब भी, वायर इज ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि ऊपर नहीं पता हमको वायर कहाँ तक है, ठीक, लेकिन जो पॉइंट है वो एक टर्मिनल के पास में ही है। इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एक एंगल तो 0 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल तो 0 डिग्री हो गया, और जो दूसरे एंड से दूसरा एंड का कोई पता ही नहीं है कहाँ पे, वो इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक एंड बहुत दूर है, एक एंड एकदम वायर के पास है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई वन आपका 0 हो जाएगा और फाई टू आपका 90 हो जाएगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो जाएगी, वहां वैल्यू आप रख लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, ये आ गया आपका कि वायर इज ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ। अब क्वेश्चंस में, क्वेश्चन तो इस पे एकदम यूनिकली इस पे नहीं आएंगे, बट क्वेश्चन में जब हम लोग सर्कुलर वाला देख लेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला आएगा। अब क्या हुआ कि आपसे जब भी पूछे कि वायर की वजह से फील्ड निकालना है, तो आप फील्ड यहाँ 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 निकाल लेंगे, लेकिन अगर उसी लाइन पे मतलब वायर की एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ये बात आप एकदम याद कर लीजिए कि आप एक पॉइंट लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वायर इज 0। मतलब कि वायर की एक्सिस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो हमेशा 0 होगी। ये वायर है, ये इसकी यही एक्सिस है, जहां वायर रखा वही उसकी एक्सिस, तो आप यहाँ पॉइंट लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं पे भी लीजिए, वहां पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसके बाद वाला जब हम लोग प्रूफ देख लेंगे तो उसमें ये चीज को यूज करके फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। फाइन, इतना क्लियर है आपको कि अगर आपका स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितनी होगी, वायर इनफाइनाइट है तो कितनी होगी, वायर सेमी इनफाइनाइट है तो कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यूनिट तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। और गॉस वगैरह मतलब और यूनिट्स हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप अभी टेस्ला याद करिए, टेस्ला में ही आंसर निकालिएगा। फाइन, इतना इतना नोट डाउन कर लिया।
अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे हम लोग देखेंगे। इतना नोट डाउन करते चलिएगा, ये प्रूफ काफी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप किसी मतलब बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करें तब भी आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्रूफ की नॉलेज होनी चाहिए, कि मान लीजिए आपको लगता है कि भाई फॉर्मूला आता तो आज ये क्वेश्चन सही हो जाता, तो अब तो लगेगा ना कि हाँ ठीक है, 2-2.5 मिनट आप इन्वेस्ट करके प्रूफ कर सकते हैं कंप्लीट, और प्रूफ करने के बाद आपको चीजें आ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हेडिंग डालिए आप लोग, मेरे साथ ही साथ करते चलिए, टाइम बाद में टाइम इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अभी हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, एट इट्स सेंटर निकाल रहे हैं। ठीक है, जो आपका करंट कैरिंग लूप है उसके सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। देखते हैं, ये आपका सर करंट कैरिंग लूप है। अब ऐसे तो वायर मतलब एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक, आई करंट जा रहा है इधर से आई करंट, फाइन। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, यहाँ पे एक सेंटर पे पॉइंट है जिसका रेडियस r है, इस P पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब वही तरीका है हमारे पास कि हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ है, अभी फिलहाल के लिए बायोट-सावर्ट लॉ है, बाद में हम लोग और लॉज भी देखेंगे। जैसे नहीं होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सब कुछ कूलम्स लॉ से निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, सब कुछ निकाल रहे थे। लेकिन जब बाद में हमारे पास गॉस थ्योरम आ गई थी तो गॉस थ्योरम से भी हो जा रहा था, सिमिलर तरह से यहाँ पे भी चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे, डीएल लेंथ का एलिमेंट काटेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो थीटा मतलब थीटा क्या था हमारा, डीएल वेक्टर और इसके बीच में बनने वाला एंगल, अब ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। सिंस ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, सिंस ए बी इज वेरी स्मॉल, ए बी जो है बहुत स्मॉल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ए बी जो है आपका वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। अगर कोई ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है तो उससे ये जो रेडियस है इसके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा आपका 90 डिग्री। अब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, वो आ गई म्यू नॉट आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर आ गई। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या वेरिएबल है, नथिंग, सिर्फ डीएल एक वेक्टर है जो कि वेरिएबल है, आई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट ही रहेगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, डीएल डीबी को इंटीग्रेट कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डीएल का इंटीग्रेशन। छोटे छोटे लेंथ के एलिमेंट्स अगर हम काटें, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबको जोड़ दे, तो पूरे करंट कैरिंग लूप में छोटे छोटे एलिमेंट्स काट के अगर सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, सरकमफरेंस। पेरीमीटर मतलब इस पूरे वायर की लेंथ, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, 2 पाई 2 कट गया, आर से आर कट गया, कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है कि सेंटर पे डायरेक्शन क्या होगा, कोई वही नहीं है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक इन द सेंस की कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं है। राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड को मुट्ठी बांधिए, फिस्ट बनाइए, उसको सेंटर पे रखिए। ठीक, अब क्या करना है, आपका काम क्या है कि आपको उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाना है। क्या ऐसे घुमा सकते, नहीं, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उंगलियों को जब करंट की डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं तो जो थंब है वो किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। बस मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, इनटू द प्लेन। अब यही चीज अगर ये होता कि सर्कुलर लूप है आपका और करंट की डायरेक्शन ऐसी है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया, रेडियली आउटवर्ड हो गया।
अब बात ये आती है कि करंट, ठीक है हमने निकाल लिया, राइट हैंड रूल से निकाल लिया। जब आप आगे देखेंगे तो जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है ना, वो खुद ब खुद एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि आप इधर से देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन दूसरा होगा, आप बोर्ड के उधर जाके देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन दूसरा होगा। तो होता क्या है कि एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरी तरफ साउथ पोल बन जाता है। कैसे याद रखना है कि कुछ ऐसा, अगर करंट का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज है, देखिए क्लॉकवाइज था, क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। तो अगर करंट का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज है तो वो कैसा पोल की तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, ठीक। और करंट का डायरेक्शन आप, सॉरी 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 सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज है, एक्सट्रीमली सॉरी, अगर करंट का डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कैसा काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। और करंट का डायरेक्शन अगर आपका क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या बन गया, एस बना। एस बनने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे कैसा काम करेगा, साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल है और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल है। बस आपको ये बनाने आना चाहिए, एन ऐसे और एस वैसे, जैसे मतलब डायरेक्शन के साथ एन और एस बना देंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जब आप इधर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल, उधर से देखेंगे तो साउथ पोल, या उल्टा कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन कि करंट का डायरेक्शन क्या है। अब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जैसे कि मैंने बोला था कि अब हम लोग ये वाला प्रूफ और प्रीवियस प्रूफ को देख के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करते हैं, इतना नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा। क्वेश्चंस बहुत आते हैं इधर से, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मतलब नहीं, मतलब आने की चांस बहुत रहती है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर दे देगा और बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे। तो जैसे आपको अगर ये दे दिया जाए सबसे सिंपल, एक और चीज, अच्छा चलिए क्वेश्चन में ये कवर हो जाएगा। ये है सेमी सर्कल, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक, पी पॉइंट लिया, इसके सेंटर पे आर इसका डिस्टेंस है, फिर ये एक स्ट्रेट वायर, फिर ये एक स्ट्रेट वायर, इसमें से करंट जाता है इधर घूम के, आई करंट, और इधर निकल जाता है, ए बी सी डी। यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। जैसे कि हम लोग करते क्या थे कि छोटे छोटे पोर्शन लेते थे, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड करते थे, यही काम करते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी प्लस ड्यू टू वायर बी सी प्लस ड्यू टू वायर सी डी होगा। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई वायर है उसकी एक्सिस पे आप कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो होती है, होती है। तो अगर ये वायर है तो ये वायर को अगर हम आगे एक्सटेंड करके देखें तो भैया पॉइंट पी जो है वो उसी पे लाई कर रहा है, उसकी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, मतलब स्ट्रेट वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। सिमिलर फॉर सी डी, ये भी जीरो हो गई। तो कुल मिला के जो बची कुची मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर लूप, मतलब सेमी सर्कुलर लूप की वजह से ही होनी है। अब हमको दिक्कत ये आई कि हमको तो कंप्लीट सर्कल के लिए बताया गया है कि पूरा सर्कुलर लूप होगा, उसके सेंटर पे कितनी फील्ड होगी। अब यहाँ पे तो आधी हो गई, तो ठीक है फील्ड भी आधी हो जाएगी। मतलब कि जब सर्कुलर सर्कल पूरा था तो 2 पाई एंगल कितना बन रहा था, 2 पाई रेडियन एंगल के लिए कितनी फील्ड थी आपकी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर थी फील्ड। तो एक रेडियन के लिए कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई से डिवाइड होगा 4 पाई आर। सिमिलरली वही यूनिटरी मेथड की 1 रुपए की 2 टॉफी तो 10 रुपए की कितनी टॉफी, दैट इज इट। तो थीटा रेडियन के लिए कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एक के लिए है, आप थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा फॉर्मूला। मतलब कि अगर आपका ये कोई लूप है, मतलब कोई कर्व पोर्शन है, आई करंट जा रहा है और ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, 2 बार लिख दिया। यहाँ पे कोई करंट नहीं है, बस आपने जोड़ा है उसके एंड को, और एंड से सेंटर पे जहाँ पे फील्ड निकालनी है वहाँ थीटा एंगल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, आपको भी ना याद करना हो मत करिए, एक ये याद रखिएगा, इससे आप पता है कि ये पूरा फुल सर्कल के लिए तो कितना भी पोर्शन दे दे यार सेक्टर का, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, सेक्टर का एरिया निकालते आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड लगा के। आते हैं क्वेश्चन पे, आधे के लिए पूछा है तो आधे के लिए मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई आपकी पाई, पाई रखेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपका आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर।
तो सिंपल सा आंसर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और थीटा की जगह पे रख दिया पाई, आधा है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। देख लीजिए ये 4 आर नीचे, इसमें 2 आर है, तो आधी तो हुई ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देती हूँ, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा, नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां पे कुछ नहीं, बहुत छोटा छोटा सा लॉजिक लगता है, जो एक लॉजिक बताया था ना, जो स्टार मार्क करके लिखा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए एक पॉइंट पी है, ठीक, ये है आपका करंट का डायरेक्शन, और बोला क्या है, ये सब जो स्ट्रेट पोर्शन है ना, इसकी लेंथ ए है, बस स्ट्रेट पोर्शन की लेंथ ए अगर दे दिया जाए, फिर ये थीटा ही एंगल भी ले लीजिए थीटा, ठीक, सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है, तो यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये आपका होमवर्क है। हिंट अगर हिंट के फॉर्म में दिया जाए तो स्ट्रेट पोर्शन ये भी है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, सारे स्ट्रेट का जीरो होना है, सिर्फ आपको ये कर्व का निकालना है, ये कर्व का, ये कर्व का। हाँ, डायरेक्शन, अगर आप पोर्शन वाइज पोर्शन डिवाइड करें, ये ए बी सी डी ई एफ जी, तो स्ट्रेट पोर्शन का तो जीरो हो गया, कर्व्ड का निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी सी पोर्शन, जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिखेंगे, बीसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या करना है, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई इनवर्ड, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे इनवर्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी, सी डी की वजह से क्या आएगी, आउटवर्ड, जो भी हो गया आउटवर्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एफ जी, एफ जी इसकी वजह से भी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, जो भी वैल्यू आई इनवर्ड, फिर आप क्या करेंगे, टोटल इनवर्ड वाले को अलग ऐड करेंगे, आउटवर्ड वाले को अलग ऐड करेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे, और नेट जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन किसकी आएगी, जो बड़ा वाला आपका होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि शायद ये दोनों का सम ज्यादा आएगा, तो नेट फील्ड जो आएगी वो इनवर्ड आएगी। मेन ये डायरेक्शन बताना था, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा। हम तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि था कि थर्ड, 3 प्रूफ कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड प्रूफ विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अब आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जिसका रेडियस है a, इसकी एक्सिस पे, मतलब कुछ ऐसा कि आपकी जो लूप है वो कुछ ऐसी है, और इसकी एक्सिस ऐसे है, कुछ ऐसा, मतलब मान के चलिए कि हवा में एक सर्कुलर लूप है और उसकी एक्सिस है, उस एक्सिस पे एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से x है, इसका रेडियस a है, इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट काटेंगे, दोनों तरफ सिमेट्री लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे dl लेंथ का एक करंट कैरिंग एलिमेंट काटा, इधर भी हमने dl लेंथ का ही काटा, इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन कराया, ज्वाइन करा के जो भी सिमेट्री चल रही थी, तो उधर जो डिस्टेंस उधर ये भी डिस्टेंस, इधर जो एंगल उधर ये भी एंगल। इसकी बात हमने क्या किया कि दोनों करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी कुछ इस डायरेक्शन में dB1, और एक दूसरी आएगी इस डायरेक्शन में dB2। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, और उसके बाद हम दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यही तरीका होता है। अब तरीका क्या है कि हम दोनों के पहले तो कॉम्पोनेंट्स तोड़ लें, ये थीटा है, तो बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, कंपोनेंट्स जब टूटेंगे तो इधर की तरफ आएगा आपका dB2 cos थीटा, और इधर की तरफ आएगा dB2 sin थीटा आएगा, फिर dB1 के कंपोनेंट्स टूटेंगे तो इधर की तरफ आएगा dB1 sin थीटा, और नीचे की तरफ आएगा dB1 cos थीटा। अब हम लोग बायोट सावर्ट लॉ लगाकर dB1 और dB2 निकाल लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। dB1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, साइन 90 इस वजह से लिया गया क्योंकि जो डीएल है वो बहुत छोटा है, दैट मीन्स वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यही सिमिलर आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ dB2 आएगा, आएगा ही, क्योंकि सिमेट्री लेके चल रहे हैं भाई, तो dB1 dB2 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि dB1 cos थीटा और dB2 cos थीटा
ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को कर दिए कैंसिल। अब मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, अभी छोटा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आएगा, dB1 dB1 साइन थीटा आएगा, टू dB1 साइन थीटा भी आ सकता था अगर आप सोचे। तो हमने एक इस ले लिया है क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम पूरे सर्कुलर लूप पे इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप माइनस साइन मतलब 2 लेते हैं तो फिर आप आधे पे करेंगे क्योंकि ये डीएल जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये डीएल जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बट हमने एक ही कॉम्पोनेंट लिया। इसका मतलब ये था कि हम लोग अभी जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे लूप पे इंटीग्रेट करेंगे। वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करें, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पी पॉइंट पे निकालनी है तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। कांस्टेंट चीजें बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर होगा, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर नहीं 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस जो है इसका वो ए है, आर तो वेरिएबल डिस्टेंस है। ये आ गया आपका। अब यहाँ से क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका म्यू नॉट आई ए साइन थीटा अपॉन में 2 आर स्क्वायर। अब देखिए क्या है, यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है लेकिन जो थीटा है ना वो वैरी कर सकता है। मान लीजिए आप यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट काटते हैं, कभी यहाँ काटते हैं, तो थीटा इज अ वेरिएबल। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कांस्टेंट था, इस वजह से हमने उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके बाहर निकाल लिया। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कहाँ से थीटा निकालेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप ट्रायंगल ले लीजिए एओपी, ट्रायंगल एओपी, और यहाँ से निकाल लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा आपका, ए बाय आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां कर दीजिए रिप्लेस। इधर तरफ लिखते हैं, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अभी कुछ दिक्कत, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है फिर से वही चीज कि भैया आर भी तो वेरिएबल है। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आर कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल लिया। लेकिन अब हमको क्या पता भाई कि कहाँ से आप एलिमेंट काट रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इस ट्रायंगल में ही, सेम ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस लगा दें तो आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आर क्यूब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। वो भी रिप्लेस कर लीजिए आर क्यूब को, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ए स्क्वायर की। अब देखिए इस फॉर्मूले में कुछ भी वेरिएबल नहीं है। लूप दिया है तो उसका रेडियस भी सेम होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा। लूप से जितनी भी डिस्टेंस पे पॉइंट बोला जाए हम सेंटर से नाप लेंगे, वो भी कांस्टेंट हो गया। करंट तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो कुल मिला के हमने जो प्रूफ किया, प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो फॉर्मूला आ गया वो बहुत सिंपल सा आ गया, सिंप्लीफाइड सा फॉर्मूला आ गया। तो उम्मीद करते हैं कितना आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग इसका कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे निकाल लिया। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पे ए रेडियस है और एक्स उस पॉइंट का सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप से डिस्टेंस है। ठीक है। अब इतना करने के बाद कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि मैंने बोला कि स्पेशल केस अभी हम लोग क्या ले रहे थे, एक हम लोग मान लेते हैं स्पेशल केस 1 कि पॉइंट जो है, पॉइंट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द लूप। पॉइंट जो है वो लूप के सेंटर पे ही लाई कर रहा है। अगर लूप के सेंटर पे लाई कर रहा है तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो x है वो 0 के बराबर है। अगर x 0 के बराबर है तो सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2a, जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस a है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हो गया। दूसरा स्पेशल केस क्या बोलता है कि पॉइंट लाइज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर पॉइंट, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, कि पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा दूर है
एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द लूप। तो वहां पे क्या बोलेंगे कि जो x है a से बहुत ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ी सी ज्यादा चीज है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पे बी एट फार अवे पॉइंट, जब हमने पॉइंट बहुत दूर लिया है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू एक्स क्यूब। मतलब ये सारे तो डिडक्शंस हैं, जनरल फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप डिड्यूस कर सकते हैं चीजों को। तो दिस वाज ऑल अबाउट थ्री प्रूफ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, प्रूविंग भी आती है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ लगा के 3 प्रूफ किए, कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन शायद होमवर्क भी मिला है वो कंप्लीट कीजिएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग अगले पार्ट ऑफ वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन कवर करेंगे। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर पे स्विच कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चंस में अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। Hope you have enjoyed the lecture, hope you have enjoyed the session basically. Thanks for watching the video and enjoy your day.